एक बिल्कुल फ्रेश और नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। और आज अपन पढ़ना शुरू करेंगे काइनेमैटिक्स के बारे में। काइनेमैटिक्स जिसको हिंदी में गतिकी बोलते हैं। तो काइनेमैटिक्स क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली है एक एक करके अपन सीखेंगे। और ये जो पार्ट होता है फिज़िक्स का, ये जो पोर्शन होता है फिज़िक्स का, ये पूरा मोशन के बारे में होता है। जितने भी डिफरेंट तरह के मोशंस हमारे आसपास मौजूद हैं, जैसे आप देखते हो कि सड़क पे कोई कार चल रही है, या फिर कोई बाइक चल रही है, साइकिल चल रही है ना, या फिर कोई लिफ्ट किसी बिल्डिंग में ऊपर जाती है या नीचे आती है। तो इस तरह के जो जितने भी आपके आसपास मोशन आप देखते हो, उन सब मोशन को हम इस सेक्शन के माध्यम से और इस पार्ट के माध्यम से सीखेंगे। इस पार्ट में हम सीखेंगे कि कैसे इनमें वेलोसिटी में रिलेशन इस्टेब्लिश किया जा सकता है। कोई एक्सेलरेशन दे रखा हो, या फिर वेलोसिटी एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सब होते क्या हैं आखिर। इन सभी चीज़ों को अपन इस पार्ट में सीखने वाले हैं। ये वाला जो पार्ट है, थोड़ा बहुत आप नाइन्थ क्लास में या फिर टेंथ क्लास के जो साइंस का फिज़िक्स का पोर्शन है, उसमें आप थोड़ा बहुत आप इसके बारे में सीखते हो। जैसे आपने इक्वेशंस सुनी होगी, v बराबर यू प्लस ए टी, सुनी क्या, देखी भी होगी और लिखी भी होगी और पढ़ी भी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो ये जो इक्वेशंस होती है, ये इक्वेशंस आखिर आती कहाँ से है, इनको कैसे यूज़ किया जाता है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, ये सारी बातें अपन ये जो काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन होता है उसमें सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स, आज अपन नया पोर्शन शुरू करने वाले हैं, काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स, हिंदी में इसको गतिकी भी कहते हैं, गतिकी। ठीक है, मतलब ऐसा कोई काइनामेटिक्स मीन्स ऐसा कोई मैटिक्स, जैसे मैथमेटिक्स होता है ना, मैथमेटिक्स यानी कि कुछ कैलकुलेट कर रहे हो, तो काइनामेटिक्स में मोशन के बारे में कैलकुलेशंस करेंगे, मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। और अगर मैं काइनामेटिक्स को डिफाइन करूं, तो फिज़िक्स की ये वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच of physics in which we study about the motion, sorry, in which we study about the motion of objects, motion of ऑब्जेक्ट्स। तो फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मोशन के बारे में पढ़ते हैं, कि वो कैसे चलते हैं, किस तरह से उनका मोशन होता है। ये सारी चीज़ें हम फिज़िक्स की इस ब्रांच में पढ़ेंगे। जैसे कोई कार है, कोई कार चल रही है ना, कोई कार रुकी हुई है, रुकी हुई चलना शुरू होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ही पढ़ने को मिलती है, इसी पोर्शन में पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, जैसे कोई कार चल रहा है ना, इस डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी से चल रहा है, किसी एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो ये सारी बातें अपन इसी पोर्शन में पढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ, टर्म डिफाइन करने वाला हूँ कि मोशन आखिर होता क्या है। जैसे मैंने एक वर्ड यूज़ किया ना, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो मोशन होता क्या है इसे डिफाइन करते हैं, मोशन। ठीक है, मोशन को डिफाइन करते हैं, व्हाट इज़ मोशन एक्चुअली। अब देखो, मोशन को समझने के लिए इस चीज़ को समझिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन, जैसे मैं एक कोई ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, ये ऑब्जेक्ट मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अब किसी समय पर इसकी पोजीशन ये थी, है ना, किसी समय पे इसकी पोजीशन ये थी, मान लो x बराबर 0 कोई पोजीशन थी
टी बराबर 0 पे, टी बराबर 0 पे एक्स बराबर 0 इसकी पोजीशन थी। लेकिन थोड़े समय बाद ये ऑब्जेक्ट चल के यहाँ तक आ गया, है ना। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जब चल के आया तो इसने क्या हो गया, इसमें क्या हुआ, इसकी पोजीशन चेंज हो गई है। ये कोई जनरल मान लो कोई एक्स कोई पोजीशन आ गई, जैसे एक्स बराबर कोई 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर ली है, या फिर किसी टी बराबर 2 सेकेंड इंटरवल में। ये एग्जाम्पल के तौर पे अपन ऐसा ले सकते हैं कि मान लो पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पर था और फिर कुछ समय बाद x बराबर 10 मीटर वाली पोजीशन पे आ गया 2 सेकेंड के बाद, इस तरह से। तो इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो हम इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, तो मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ चेंज होता है तो दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर गति हिंदी में से बोलेंगे, तो कोई भी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो अगर टाइम के साथ चेंज होता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन देखिए मोशन का क्या हो जाएगा, इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट changes with respect to time, changes with respect to time, then object is said to be in motion, ठीक है, तो ये मोशन का अपन डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी में बोल देंगे इसे, हिंदी में डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि यदि किसी वस्तु का स्थिति समय के साथ परिवर्तित होता है, तो वह वस्तु गति में है, ऐसा कहा जाता है। वह वस्तु गति में है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाएगा अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, अब ये टाइम क्या भला है, थोड़ा सा इस टाइम के बारे में भी बात कर लेते हैं कि भाई ये टाइम क्यों लिया जा रहा है, मतलब हम टाइम का रेफरेंस क्यों ले रहे हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे सोचने वाली बात है। देखो, टाइम एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा चेंज होती जा रही है। जैसे मैं कार की पोजीशन की बात करूँ तो ये कभी चेंज हो भी सकती है और नहीं भी, है ना। ऐसा जरूर थोड़ा ना कि कार की पोजीशन हमेशा चेंज होती हो, है ना। कार की पोजीशन हमेशा चेंज होती हो ऐसा आवश्यक नहीं है। लेकिन आपने देखा कि कार की पोजीशन चेंज हो या ना हो, कार आगे बढ़े या ना पीछे बढ़े, लेकिन आपकी घड़ी की जो टिक टिक है वो हमेशा चलती रहती है, वो कभी भी नहीं रुकती। इसका मतलब क्या है, समय जो है वो कभी भी नहीं रुकता, समय कंटिन्यूसली चलता जा रहा है और एकदम सटीक स्पीड के साथ, है ना। टक 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 टक, समय का जो वो 1 सेकंड है ना, टक वाला 1 सेकंड जब होता है तो वो हर जगह फिक्स है। मतलब वो समय का जो स्पीड है वो एकदम हमेशा चलता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी 1 सेकंड ज़्यादा बड़ा है, पहले वाला 1 सेकंड थोड़ा कम बड़ा था, वो 1 सेकंड फिक्स है और वो 1 सेकंड टुकड़ों में चलता जा रहा है न जाने कितने ही सालों से, जब से इस सृष्टि की रचना हुई है। तो समय जो है वो कंटिन्यूसली चलता जा रहा है ना। जब से इस पृथ्वी का, इस संसार का निर्माण हुआ उस समय से अभी तक जो घड़ी है, या फिर घड़ी तो अपन ने बनाई है ना, घड़ी में तो बैटरी डालते हैं, अपन ने डिज़ाइन किया, उस समय को मेजर करने का डिवाइस है। ऐसा नहीं है कि घड़ी की वजह से समय जो है वो चल रहा है, समय तो ऐसे ही चल रहा है। हमने घड़ी एक समय को मेजर करने के लिए एक डिवाइस बनाई है ना। तो अब समय जो है एक ऐसा रेफरेंस है, एक ऐसा एक आधार है जिस रेफरेंस के साथ हम किसी भी दूसरा कोई चेंज अगर हो रहा है तो उससे मेजर कर सकते हैं। जैसे कोई पोजीशन चेंज हो रही हो, कोई वेलोसिटी चेंज हो रही हो, है ना,
कोई टेम्परेचर चेंज हो रहा हो। तो फिजिक्स में क्या करते हैं, जितने भी जो दूसरे चेंजेस हो रहे हैं जो अपने को लगता है कि जैसे वो अपने कंट्रोल में है, या फिर वो उनमें क्या है कि एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है। जैसे पोजीशन जो कार की चेंज हो रही है वो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ये अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अपन कितना ज़्यादा रेस लगाते हैं, है ना। रेस अगर ज़्यादा दिया तो कार तेज़ी से आगे जाएगी, रेस कम दिया तो कार धीरे धीरे आगे जाएगी। तो टाइम जो है वो एक नेचुरल स्पीड के साथ चल रहा है इस यूनिवर्स में। इस वजह से हम टाइम के रेफरेंस में सभी चीज़ों को मेजर करते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट नोट लिख लेंगे अपन टाइम के बारे में कि ये टाइम है क्या भला। टाइम, ठीक है, टाइम यानी कि समय। समय, तो टाइम जो है, टाइम एक यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है इस यूनिवर्स में विदाउट एनी कंट्रोल, है ना। कंट्रोल है पर एक नेचुरल लॉ का कंट्रोल है। नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग टाइम जो यूनिफॉर्मली फ्लो हो रहा है। इस वजह से फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज़ में जो चेंज होता है उस चेंज को हम टाइम के रिलेटिव में परसीव करते हैं। तो इसमें पॉइंट लिख लेंगे कि टाइम चेंजेस, टाइम चेंजेस uniformly, uniformly with a natural law, with a natural law. Due to this, for predicting change in predicting due to this for predicting change in sorry for predicting change in many physical quantities, time is taken as a reference. For change in many physical quantities, time is taken as a reference. टाइम इज टेकन एज रेफरेंस, ठीक है। तो टाइम को रेफरेंस की तरह माना जाता है, एक आधार की तरह माना जाता है ना। रेफरेंस क्या होता है, जैसे अपन कोई एक रेफरेंस लेके ही तो बता सकते हैं कि जैसे आपसे पूछा जाए कि आप कितने बड़े हो, तो आप क्या बोलोगे कि मैं मोहन से 3 साल बड़ा हूँ, 4 साल बड़ा हूँ। तो आपने एक रेफरेंस ले लिया, है ना, कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस, तो उससे आप बता पा रहे हो, ठीक है। हिंदी में इसे शॉर्ट में नोट कर लेंगे कि समय प्राकृतिक नियम के अनुसार एक समान रूप से चलता आ रहा है। एक समान रूप से चलता आ रहा है, इस कारण इसे आधार मानते हुए जैसे कोई मकान बनता है तो मकान की नींव जो होता है उसका आधार होता है ना, बेस होता है। उस नींव के सहारे ही इमारत खड़ी की जाती है। तो फिजिक्स में हम इवेंट्स को मेजर करने के लिए टाइम को एक बेस मानते हैं, टाइम को आधार मानते हैं, और इसी के साथ हम चीज़ें मेजर करते हैं। इस कारण इसे आधार मानते हैं अन्य भौतिक राशियों की गणना हेतु। तो ये कारण है समय को। कंप्यूटर साइंस की क्लास कैसे, तुम ले रहे हो क्या ऑप्शनल कंप्यूटर साइंस? सर चाहिए। हाँ, सर चाहिए सर कंप्यूटर साइंस। जीएस है। कंप्यूटर साइंस लेनी है सर। अच्छा, उमेश सर से इस बारे में बात कर लेना, प्रिंसिपल साहब से, वो समझा देंगे कि कैसे क्या होगा, ठीक है। चलो, ये ठीक है समय हो सर। गया। टाइम के बारे में मैंने थोड़ा बता दिया आपको। अब देखो टाइम जो है, एक और टाइम की क्या खासियत है, अपन थोड़ा और इसको समझते हैं। देखो,
टाइम हमेशा आगे बढ़ रहा है, आप एक चीज़ नोट करोगे, आगे बढ़ रहा है यानी कि 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, टाइम हमेशा फॉरवर्ड मूविंग है, हमेशा आगे बढ़ रहा है। टाइम कभी भी पीछे नहीं जा रहा, ये इसकी नेचर है। अब क्यों नहीं जा रहा भाई, इसका इसका अपन को नहीं पता है ना। आप बोलोगे कि सर साइंस फिक्शन मूवी में तो टाइम ट्रैवलिंग होती है, पीछे चला जाता है, आगे चला जाता है। जो एवेंजर मूवी होती है मार्वल की, उसमें वो जो थाइनोस है, वो ग्रीन वाली वो होता है ना, ग्रीन वाला स्टोन जो इसको यूज़ करके टाइम को पीछे ले लेता है ऐसे, है ना, इंसिडेंट्स को वापस पीछे ले आता है। तो वो सब फिक्शनल बातें हैं, पर वास्तविक बात यह है कि अभी तक फ़िलहाल हमने जो इस ब्रह्मांड में देखा है, वो हमें क्या पता चला कि समय जो है हमेशा आगे की ओर मूव रहा है, फॉरवर्ड मूविंग है, बैकवर्ड मूविंग नहीं, यानी कि पीछे कभी भी नहीं जा रहा। तो टाइम के बारे में एक खासियत ये भी ध्यान में रखनी है, टाइम इज़ ऑलवेज फॉरवर्ड मूविंग। टाइम इज़ ऑलवेज फॉरवर्ड मूविंग। समय हमेशा अग्रसर हो रहा, आगे की ओर बढ़ रहा है। टाइम इज ऑलवेज फॉरवर्ड मूविंग, नॉट बैकवर्ड मूविंग। बैकवर्ड मूविंग, ठीक है। ये हमेशा आगे की ओर बढ़ रहा है, समय हमेशा आगे की ओर बढ़ रहा है, ये पीछे की ओर नहीं जाता। ये समय की एक पहचान है, समय की एक व्यवहार है। समय हमेशा समय हमेशा आगे की ओर बढ़ रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। यह पीछे की ओर नहीं जाता, पीछे की ओर नहीं जाता। एवेंजर इन्फिनिटी वॉर देखिए क्या, उसमें तो वो स्टोन होते हैं, पावरफुल स्टोन, उसके बेसिस पे पीछे की ओर ले जाते हैं कि भाई पीछे की ओर भी जाता है। मूवीज़ वगैरह देखते हो नहीं देखते हो, है ना। आप सभी तो अच्छे बच्चे हो, बहुत ही प्यारे बच्चे हो, मूवीज़ वगैरह तो क्या देखते होगे, दिन भर पढ़ाई करते होंगे, है ना। बहुत बढ़िया। तो देखो, समय आगे की ओर बढ़ रहा है, समय पीछे की ओर नहीं जाता। इस कारण हम टाइम को हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ऑलवेज समय क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब कभी भी कोई इक्वेशन वगैरह सॉल्व कर रहे होंगे, तो वहाँ पे टाइम जो नेगेटिव आएगा वो एक हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, टाइम हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि समय जो है वो फॉरवर्ड मूविंग है, इस वजह से ये नेगेटिव कभी भी नहीं हमें मिलेगा। ये हमेशा क्या मिलेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो टाइम इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। टाइम इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। टाइम हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। यानी कि आप जब भी कोई वैल्यू देखोगे तो t बराबर 2 सेकेंड देखोगे, या फिर t बराबर 5 सेकेंड देखोगे, या फिर आप ये तो सब वैल्यू देखोगे, लेकिन कभी भी आप ऐसी वैल्यूज़ नहीं देखोगे t इक्वल टू माइनस में 1 सेकेंड, t इक्वल टू माइनस में 2 सेकेंड। इस तरह की वैल्यूज़ आप कभी भी नहीं देखोगे, ये वैल्यूज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी, जबकि ये वैल्यूज़ एग्जिस्ट हमेशा करेगी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये बात थोड़ा सा हमें टाइम के बारे में पता रहना चाहिए। अब देखो, मैंने जैसे ही बताया आपको कि भाई मोशन जो होता है, मोशन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज करता है तो हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं कि भाई फिर मोशन ये हो गया, तो रेस्ट क्या है। रेस्ट क्या है, देखो, मोशन तो है कि पोजीशन को चेंज करता है टाइम के साथ, तो रेस्ट जिसे हिंदी में अपन बोलेंगे विराम क्या है ना। विराम, कोई आता है अपने घर पे, कोई गेस्ट वगैरह, तो अपन उसको बोलते हैं कि आइए आइए विराम कीजिए। विराम कीजिए यानी कि आप रुक जाइए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, है ना। कहीं हम भाग रहे हैं तो अपन बोलते हैं कि रुको रुको रुको, रेस्ट करो। तो रेस्ट क्या है, विराम क्या है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, मान लो ये ऑब्जेक्ट t बराबर 0 पे भी यहीं पे था, मतलब t बराबर 0 पे इसकी पोजीशन कोई x बराबर 0 थी, t बराबर 0 पे
या फिर जब t बराबर 2 सेकंड आ गया तो भी ये टस का मस नहीं हुआ, यहीं पे ही रहा x बराबर 0 पे, तो इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे अपन, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो सिंपल साधारण सा डेफिनेशन हो जाएगा, ए ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट is said to be in rest if its position do not change with respect to time। ठीक है, अगर यदि किसी वस्तु का स्थिति समय के साथ नहीं बदलता तो उसे विराम अवस्था में कहा जाता है। यदि किसी वस्तु का स्थिति समय के साथ नहीं बदलता तो उसे विराम अवस्था में कहा जाता है। विराम अवस्था में कहा जाता है। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूं कि जो रेस्ट और मोशन होता है ना, ये हमारे देखने का एक भ्रम है। मतलब देखने का भ्रम ऐसा है कि कोई रेस्ट में है या मोशन में है, ये अपन सीधे तौर पे नहीं कह सकते, अपन को एक रिलेटिव मोशन देखना पड़ेगा, है ना। मतलब रेस्ट और मोशन, किसी ऑब्जेक्ट का रेस्ट और मोशन में होना एक ये रिलेटिव टर्म है। मैं इस वर्ड को और अच्छे से समझाता हूँ, पहले लिख देता हूँ, एक नोट ध्यान में रखना है अपन को कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, है ना। ये एक सापेक्ष पद है, रेस्ट और मोशन। जो गति और विराम है ये एक सापेक्ष पद है। गति तथा विराम सापेक्ष पद है। सापेक्ष पद का मतलब क्या हुआ, रिलेटिव टर्म का मतलब क्या हुआ, समझते हैं। देखिए ध्यान से समझना। मान लीजिए कोई एक गाड़ी जा रही है ना, गाड़ी बुला रही है। ये गाड़ी जा रही है और इस गाड़ी में बहुत अच्छे अच्छे पहिए भी लग रखे हैं, ठीक है, पहिए लगा दिए गाड़ी में। ये तो है गाड़ी कोई ए, इस गाड़ी को नाम दे दिया दिस इज कार ए। ये कोई कार है, ए है, ठीक है। और कोई दूसरी गाड़ी ले लेते हैं हम, कोई दूसरी गाड़ी जो की है कोई बी। ये कार कोई बी जा रही है, इसी सड़क पे ही है, और इस कार को नाम दे दिया हमने कोई बी। ये है कार बी। अब जब ये दोनों चल रही है, कार ए और कार बी, तो आप यहां पे क्या ऑब्जर्व करोगे, ध्यान से समझना। देखो इसका कोई वेलोसिटी दे देता हूं मैं और इसका कोई वेलोसिटी दे देता हूं। अगर ये और ये, इसका मान लो वेलोसिटी कोई va है और इसका कोई वेलोसिटी vb है, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया होगा कि अगर vb ज़्यादा होता है, यानी कि कार b का वेलोसिटी कार a से ज़्यादा होता है, तो कार b आगे निकल जाती है। और अगर कार a का वेलोसिटी कार b से ज़्यादा है तो कार a आगे निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर a और b का वेलोसिटी दोनों का सेम हो तो क्या देखा जाएगा कि कार ए और बी, आप देखोगे कि आपका दोस्त जो है मान लो कार बी में खड़ा है और खिड़की से ऐसे हाथ हिला रहा है और आप भी उसको हाथ हिला रहे हो। अगर दोनों की कार की वेलोसिटी सेम है यहाँ पर, तो आप ये देखोगे कि आपका जो दोस्त है वो मूव ही नहीं कर रहा, आपको लगेगा कि वो रेस्ट में आ गया है। लेकिन सड़क के सापेक्ष अगर हम देखें, अगर हम रोड के रिलेटिव में देखें, तो अपन को क्या लगेगा कि भाई अपनी भी कार मूव कर रही है और हमारे दोस्त की भी कार मूव कर रही है। तो यहाँ पे आप क्या देखते हो कि अगर दोनों की वेलोसिटी अगर सेम हो जाए, अगर va बराबर vb हो जाती है यहाँ पे, है ना। va और vb क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी है कार a और कार b की। मान लो ये भी 60 किलोमीटर पर हार से जा रही है ना, 60 किलोमीटर पर हार की स्पीड से जा रही है,
और ये भी 60 किलोमीटर पर हार की स्पीड से जा रही है। ठीक है, जैसे कल बहुत बढ़िया मौसम था तो फैमिली के साथ मैं बाहर घूमने गया था। यहाँ पे अपने बीकानेर में ही एक मंदिर है, कोडम देसर जी भैरू जी का मंदिर। तो संडे भी होता है, संडे को भी लोग जाते हैं, और जब मौसम बढ़िया होता है तब भी लोग जाते हैं। तो कल मैं भी गया था, तो मैं भी ये देख रहा था कि जैसे मेरी गाड़ी जैसे चल रही थी, तो मेरे पास साथ साथ में जो दूसरी अगर कार भी चल रही थी, तो अगर मेरी कार की वेलोसिटी और इसकी कार की वेलोसिटी सेम हो जाती तो मुझे ऐसा लगता कि वो कार और मैं कार हम दोनों एक ही जगह खड़े हैं, है ना। मुझे लगता है कोई मूवी नहीं कर रहा। तो अगर वी ए और वी बी बराबर हो जाते हैं, देन कार ए एंड कार बी ऑब्जर्व दैट दे आर नॉट मूविंग विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, है ना, दे आर इन रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। इफ वी ए बराबर वी बी, देन कार ए एंड बी, कार ए एंड बी observe that they are in rest with respect to each other। अगर कार ए और बी एक साथ एक ही से वेलोसिटी से अगर मूव कर रहे हैं तो ये क्या ऑब्जर्व करेंगे कि वो एक दूसरे के रिलेटिव में रेस्ट में है, वो एक दूसरे के रिलेटिव में स्थिर है। यदि इस स्थिति में कार ए तथा बी यह प्रेक्षित करेंगे कि वे दोनों एक दूसरे के सापेक्ष विराम अवस्था में है। तो आप देख सकते हो ये दोनों कारें विद रेस्पेक्ट टू, अगर मैं रोड की बात करूं, अगर सड़क की बात करें, मान लो ये सड़क है, इस सड़क के रिलेटिव में तो ये दोनों कारें जो है वो बढ़िया तरीके से मोशन में ही चल रही है, अगर हम सड़क के रिलेटिव में बात करें। लेकिन अगर हम एक दूसरे के रिलेटिव में बात करें तो हमें क्या लगेगा कि ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव में हैं। अब आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, यानी कि ये रिलेटिव टर्म्स हैं कि आप किसी ऑब्जेक्ट को किसके रिलेटिव में देख रहे हो, उसी से आपको पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है भी या नहीं भी, या फिर वो रेस्ट में है या नहीं है। तो कोई मोशन में है या फिर कोई रेस्ट में है, ये चीज़ किस पे डिपेंड करेगी कि आप रेफरेंस सिस्टम क्या मान रहे हो, आप किसके रिलेटिव में देख रहे हो, है ना। आपको रेफरेंस सिस्टम का ध्यान रहना चाहिए, आपको रिलेटिव देखना पड़ेगा, उसी से आप कह सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। ठीक है, तो अब मैं एक डिफाइन कर देता हूँ, जो फिजिक्स में अपन एक टर्म यूज करेंगे, रेफरेंस सिस्टम। ठीक है, ये रेफरेंस सिस्टम क्या होगा, ये हो गया सापेक्ष तंत्र। तो ये क्या हो गया, सिंपल देखो, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसी को ही रिलेटिव में सापेक्ष तंत्र बोलते हैं, रेफरेंस सिस्टम बोलते हैं। जैसे जब भी हम मोशन पढ़ेंगे तो हम कोई ना कोई रेफरेंस सिस्टम लेंगे जिसके रिलेटिव में हम हमारे मोशन को एनालाइज करेंगे या परसीव करेंगे। तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है इसी को ही हम रेफरेंस सिस्टम ले लेते हैं, है ना। हम तो भाई फिजिक्स पढ़नी है तो यहाँ पे कॉपी में तो बार बार कार वगैरह लाएं, कोई सड़क लाएं तो बहुत मुश्किल होगा। तो हम क्या करेंगे, जो रेफरेंस सिस्टम है किसको मान लेंगे, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है एक्स वाई और जेड। ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस होता है इस प्लेन के अबोव डायरेक्शन में, ऊपर की ओर डायरेक्शन में। तो फिजिक्स में हम क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चंस का प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व करते हैं या फिर मोशन को समझेंगे तो उसके लिए हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है हमारा स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसे ही रेफरेंस सिस्टम मान के हम स्टडी करेंगे। तो आगे आप देखेंगे कि जब भी कोई गाड़ी या फिर मोटरसाइकिल चला रहे होंगे तो एक रेफरेंस सिस्टम साथ में कोई ना कोई लेके ज़रूर चलेंगे, क्योंकि रेफरेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका कारण मैंने आपको बताया, कारण क्या है, इसका कारण है क्योंकि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स टू ईच अदर। ठीक है,
तो इस वजह से हमें एक रेफरेंस सिस्टम हमेशा लेना ही पड़ेगा। तो रेफरेंस सिस्टम क्या है? दिस इज दिस इज दिस इज स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम with respect to which motion is perceived, with respect to which motion is observed। ठीक है, तो ये एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, स्टैंडर्ड जो मानक जो निर्देशांक तंत्र होता है ना, जिसके उसी को ही अपन रेफरेंस सिस्टम भी बोलेंगे। यह मानक निर्देश तंत्र है, मानक निर्देश तंत्र है जिसके सापेक्ष गति को प्रेक्षित किया जाता है, गति को प्रेक्षित किया जाता है ना, हम जिसके रिलेटिव में मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। आई बात समझ में? जैसे ये पोजीशन ले लेंगे कोई x बराबर 0 वाली, और इस पोजीशन को ले लेंगे x बराबर कोई 1 2 3, इस तरह से अपन ले सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये रेफरेंस सिस्टम होता है। ओके, आई बात समझ में? अब ये मोशन जो चैप्टर है, इसमें हम कितने तरह के मोशन पढ़ने वाले हैं, उन सभी मोशन को एक बार मैं क्लासिफाई कर देता हूँ। तो टाइप्स ऑफ मोशन जो इस पूरे जो चैप्टर है काइनेमैटिक्स वाला है ना, गति की चैप्टर, उसमें अपन पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोशन। कौन कौन से मोशन अपन पढ़ने वाले हैं? गति के प्रकार, गति के प्रकार। देखो कौन कौन से मोशन पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन या फिर ट्रांसलेटरी मोशन। सबसे पहले तो पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन। उसके बाद में पढ़ेंगे हम सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन होगा जिसमें सर्कल में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, तो वो भी इसी का ही पार्ट होगा। और लास्ट में फिर अपन पढ़ते हैं वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। तो पूरी फिजिक्स में जो 11th क्लास की फिजिक्स है, इस पूरी फिजिक्स में अपन 3 तरह के मोशन हम आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर और एंड ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। सबसे पहले तो अपन इसे पढ़ने वाले हैं स्थानांतरी गति, स्थानांतरी गति। सबसे पहले ये पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, इसको बोलते हैं वृत्ताकार गति, वृत्ताकार गति। और तीसरा हम पढ़ने वाले हैं ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी ऑब्लिक वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, दोलनी गति, ये तीसरा अपन मोशन में पढ़ेंगे, दोलनी गति। देखो अभी जो ये मोशन वाला चैप्टर है, इसमें तो ये दोनों पार्ट अपन यहीं पे ही कवर करेंगे, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन में ही। और जो आपका वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन है, इसे अपन जो आपका लास्ट के चैप्टर्स जो आते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन नाम का एक चैप्टर होगा, वहाँ पे पढ़ेंगे। तो ऑसिलेटरी मोशन अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ेंगे, पहले हम रेक्टिलिनियरी और ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ेंगे। और इसमें भी देखो हम 2 तरह की क्लासिफिकेशन करेंगे, 2 तरह का मोशन पढ़ने वाले हैं रेक्टिलिनियर मोशन में भी। एक तो होता है 1D मोशन, एक तो होगा 1D मोशन। ठीक है, एक विमीय गति जिसे बोलते हैं, एक विमीय गति इसे कहते हैं, ये अपन पढ़ने वाले हैं। और इसी में ही रेक्टिलिनियर मोशन में ही हम पढ़ेंगे 2D मोशन, 2D मोशन, द्विविमीय गति, द्विविमीय गति। तो 1D मोशन पढ़ेंगे पहले, फिर 2D मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ये इस तरह से हमारा रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन खत्म हो जाएगा। 1D मोशन और 2D मोशन पढ़ने के बाद फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है सर्कुलेशन मोशन, सर्कुलर मोशन। और ये चैप्टर फिर लास्ट में जब अपना सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा फिजिक्स का, उसमें हमारा ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, SHM,
एक आएगा तो वहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहले हम रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज अपन ने ये पढ़ा काइनेमेटिक्स, नया चैप्टर स्टार्ट किया है। फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन जो है वस्तुओं का उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कार किसी समय के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। टाइम क्या है? टाइम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्मली चल रही है, एकदम रुकी बिना रुके हुए। और इसी के रेफरेंस में हम दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनमें चेंज को ऑब्जर्व करते हैं। टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा ये पॉजिटिव रहता है। रेस्ट क्या होता है? अगर ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं करता। रेस्ट और मोशन एक दूसरे के रिलेटिव टर्म है, इसलिए हमें एक रेफरेंस सिस्टम बनाना पड़ता है जो कि एक हमारा स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। मोशन तीन तरह के हो सकते हैं, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। तो ये आज की क्लास में हमने पढ़ा। और एक आपको मैं इम्पोर्टेंट